हेलो एवरीवन। यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। देखो, सबसे पहले तो आपको फ्रांसीसी क्रांति के बाद के दशकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए इसको पढ़ने से पहले। फॉर एन ओवरव्यू, फ्रांस के अंदर जब फ्रांसीसी क्रांति हुई और बुर्बो वंश के लुई 16 को जब हटा दिया गया, तो उसके बाद फ्रांस में अस्थिरता का माहौल हो गया था। जैसे ही फ्रांस में क्रांति हुई और लोगों ने संविधान की बात की और कहा कि राजतंत्र को हम ख़त्म कर देंगे, तो आसपास के जितने भी किंगडम थे वो सब अलर्ट हो गए, क्योंकि सब में ही राजतंत्र था। अगर फ्रांस के अंदर राजतंत्र कायम हो गया तो आसपास के जितने भी किंगडम थे, जितनी भी रियासतें थी, उन सब के राजाओं को ये चिंता होने लगी कि कहीं हमारी जनता ना बगावत कर दे। यही असली पॉइंट था। अब आगे पढ़ते हैं इसको। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। देखो, जैसा कि मैंने अभी पिछली वर्कशीट में बताया था कि 1789 से लेकर 1804 तक अस्थिरता का माहौल बना रहा था फ्रांस के अंदर। क्यों? क्योंकि संवैधानिक शासन की सब बात तो कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम संविधान को जो है किसी देश में लागू किया जा रहा था, तो बहुत ही अस्थिर माहौल था। कुछ लोग राजतंत्र की डिमांड कर रहे थे कि वापस बुर्बो वंश को वापस ले आओ, हमें राजा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है, लोगों का शासन रहने दो, संविधान का शासन रहने दो। तो जब इतना अस्थिर माहौल था तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक सेनापति था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो नेपोलियन था, ये अभी अभी फ्रांस के लिए लड़ाई लड़के और कई सारे राज्यों को जीतकर वापस आया था। उसने जब इतना अस्थिर माहौल देखा तो उसने सीधा यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया और अपनी सेना की मदद से इन दोनों को ही चुप करा दिया। किस किस को? एक तो रूढ़िवादी वो लोग होते हैं जो पुरानी परंपराओं के ही पल्ले पड़े रहते हैं। उनको ये रहता है कि बस पुरानी परंपराएं ठीक है, बाकी सब और कुछ हमें नहीं चाहिए, ठीक है। पुरानी चीज़ों के समर्थक होते हैं ये। और ऐसे ही जो नए लोग थे, जो उदारवादी लोकतंत्र की डिमांड कर रहे थे, जो संवैधानिक शासन की डिमांड कर रहे थे, एक वो धड़ा था। तो यहाँ पर दोनों जो जितने भी आपस में लड़ रहे थे, तो इन सब चीज़ों को देखकर ना नेपोलियन ने तख्ता पलट कर दिया और बोला कि अब यहाँ पे सेना का जो है वापस शासन कायम होगा। और उसने क्या किया, दोबारा से राजतंत्र को बहाल कर दिया, यानी कि उसने खुद को राजा घोषित कर दिया नेपोलियन ने। यानी कि यहाँ पर देखो, जो सेनापति था वो उसने खुद को राजा घोषित कर दिया और ये कहा कि अब यहाँ पर मेरा शासन चलेगा। तो फ्रांस के अंदर अब जब इसका शासन आ गया नेपोलियन का, तो वो आया था 1804 में और 1815 तक ये रहा। जब नेपोलियन रूस के अंदर हार गया था, तब उसके बाद क्या हुआ, ये अब आगे की हम कहानी पढ़ रहे हैं। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी जो धड़ा था, उसने 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया था। यानी कि देखो, जब नेपोलियन की हार हो गई थी यूरोप के अंदर, तो फिर उसके बाद जो वापस से, अभी मैंने बताया था ना कि एक तो संवैधानिक शासन क्रांतिकारी लोग थे और एक रूढ़िवादी लोग थे। तो वो जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने दोबारा से सत्ता पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी और तीव्र परिवर्तन के साथ क्रमिक विकास पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, का आयोजन किया गया था वियना में। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया था, इसने, ठीक है। और इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखो, जैसे ही जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो सत्ता से अलग हुआ, तो क्या हुआ कि मतलब हार गया था, तो ऑब्वियस सी बात है उसको हटा दिया गया सत्ता से। तो फिर ये आसपास के जो देश थे ना, आसपास के देशों ने अब क्या किया कि उन्होंने सोच लिया कि अब है ना वापस संविधानवाद, यानी कि ये जो लोगों की सत्ता, जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना, इन लोगों को अब दबाना है। और पुराने जितने भी जो राजा के आसपास के जो ड्यूक वगैरह थे, इन लोगों ने, जो रूढ़िवादी थे, ड्यूक, सामंत और ये सब जो थे, जो राजा के रिश्तेदार थे, उन्होंने अपने हाथों में सत्ता ले ली। किन लोगों की मदद से? अपने आसपास के राजाओं की मदद से।
ठीक है, इन लोगों ने सहयोग किया कि हम तुम्हें पैसा दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, तुम जाके अब दोबारा से शासन कर लो और वहाँ पे फिर से राजतंत्र को कायम कर दो। तो उन रूढ़िवादियों की मदद से जो है, ऐसा क्यों कर रहे थे आसपास के लोग, आसपास के ये जो देश थे, क्यों? क्योंकि इन सब में भी राजतंत्र था। अगर फ्रांस के अंदर राजतंत्र आ जाता तो यहाँ की जनता, जो आसपास के देशों की जनता है, वो भी फिर लोकतंत्र की डिमांड करने लगती। इससे बढ़िया था कि सीधा फ्रांस में ही राजतंत्र दोबारा कायम कर दिया जाए। तो आसपास के जो ये जितने भी राज्य थे, ये सब भी चाहते थे कि अब दोबारा से फ्रांस के अंदर ये लोकतंत्र हटा के राजतंत्र कायम कर दिया जाए। तो इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट को हटाकर ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक ने वहाँ पर कांग्रेस वियना अपने, मतलब जो ऑस्ट्रिया के अंदर वियना नाम की जगह है, वहाँ पर संधि की और सभी देशों के लोगों को बुलाया। और वहाँ पे जो संधि हुई थी उसके अब क्या क्या हुआ था देखो। 1815 की वियना संधि की विशेषताएं। फ्रांस में बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया जाए, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था, यानी कि पुराने शासन को दोबारा कायम करना था। और फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जिसे नेपोलियन ने उस समय जीता था। तो नेपोलियन जितने भी राज्यों को जीत कर आया था, उससे वो सारे राज्य वापस ले लिए गए। फ्रांस के सीमा पर विस्तार को रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। तो फ्रांस आगे मतलब फ्रांस के जो सैनिक हैं वो दोबारा से नए राज्यों को ना जीत पाए, इसलिए फ्रांस को अब एक जगह इकट्ठा कर दिया गया और कहा गया कि ये जितना भी एरिया ये सारा फ्रांस है और उसके आसपास ऐसे नए नए देशों को स्थापित कर दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ड्यूक मेटरनिक, इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। चांसलर का मतलब राष्ट्रपति होता है, ठीक है। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था, यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ऐसा क्यों कहा था मेटरनिक ने? इसलिए कहा था क्योंकि जैसे ही फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और वहाँ पर संविधान का शासन लागू हो गया था, तो आसपास के देश भी काफ़ी अलर्ट हो गए थे कि यहाँ पर हमारी जनता कहीं इस तरीके की बगावत ना कर दे, इसलिए इन्होंने ये वाली बात कही थी। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र यानी कि रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने वापस राजतंत्र कायम कर दिया था आफ्टर 1814, ठीक है ना, 1815 के बाद। नेक्स्ट है जुत्सेपी मेत्सिनी। अब हम आ जाते हैं, देखो 1815 में फिर से, अब वही बात है, देखो सब फिर से समझाना पड़ेगा सब कुछ। ये है 1815 से लेकर 1848 तक यही राजतंत्र कायम रहा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो 1848 के अंदर फिर से एक रेवोल्यूशन होता है और इस रेवोल्यूशन का जो नेता थे वो थे जुत्सेपी मेत्सिनी। ये उन लोगों में से शामिल थे जो फ्रांसीसी क्रांति के अंदर जो क्रांतिकारी लोग थे ना, ये उनमें से एक थे। इनको वही विचारधारा पसंद आती थी कि लोगों को आज़ादी हो, कुछ भी बोलने की आज़ादी हो, हमारे ऊपर राजतंत्र ना हो, हमारा खुद का शासन हो जनता का। तो ये इन लोगों ने ना गुपचुप तरीके से इनके टाइम में, रूढ़िवादियों के टाइम में 1815 से लेकर 1848 तक के बीच में अपने छोटे छोटे क्लब्स बना लिए थे और वहाँ पर है ना नए नए लोगों को, जो बच्चे पढ़ने आते थे, कॉलेज के बच्चे, उन सबको इकट्ठा कर करके ना उनको समझाना शुरू किया कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। हमारे ये उदारवादी समर्थक थे और ये इस तरीके की नई नई चीज़ें बताते थे कि फ्रांसीसी क्रांति में ऐसा हुआ था, हमें समानता का अधिकार था, हमें वोट देने का अधिकार था, अब राजतंत्र दोबारा कायम हो गया तो हमें वही व्यवस्था दोबारा वापस लानी चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या किया कि अपनी पार्टी बनाई। अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात ये कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बने गए। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। भूमिगत संगठन मतलब ऐसे क्लब्स जो सरकार से छुपे हुए थे। पहला था मर्सेई का
मरसई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। मेज़िनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध किया गया, उसके प्रजातांत्रिक सपनों, प्रजातांत्रिक मतलब लोकतंत्र, ठीक है, तो उसके लोकतांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय उत्पन्न कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान था ये चाहता था कि लोकतंत्र वापस आ जाए फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर, हर एक यूरोप का जितने भी देश हैं सबके अंदर लोकतंत्र आ जाए, उसकी ये सपना था। और लोगों को, जो रूढ़िवादी लोग थे, जो राजतंत्र के समर्थक थे, उनको बहुत डर लगता था इसकी सोच से, क्योंकि ये अपनी सेना तैयार करता जा रहा था, नए नए बच्चों को, नए नए कॉलेज के निकले हुए बच्चों को, सबको सिखा रहा था कि ये लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था है, राजतंत्र को हटा दो और लोकतंत्र कायम करो। इसलिए मैटरनिक ने उसे, ये जो ऊपर वाला अभी हमने मैटरनिक पढ़ा, ये मैटरनिक ने इसको क्या बोला? मैटरनिक ने बोला हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन ये मेज़िनी है। ठीक है, तो अभी तक का आई गेस ये समझ में आ गया होगा। अब इसको फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तो वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं ये सारी हैं, इसको लिख लेना फर्स्ट वाले में। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है ये पूरा। 10th क्लास में हो, बड़े बड़े आंसर लिखना सीख लो, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, 5 में से 1-2 नंबर लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है मैटरनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो मैटरनिक की क्या भूमिका थी, ये सारा आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड वाला हो गया। मैटरनिक ने जुत्सेपी मेज़िनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना? यह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा था? तो यहाँ पर इसके अंदर ये पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन इसका जो सेकंड आंसर है ना वो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ये तो हो गया इसका कि मतलब फर्स्ट वाले का मैटरनिक ने इसको क्यों बोला दुश्मन, लेकिन दूसरे वाले का आंसर आपको लिखना होगा यह सामाजिक व्यवस्था, किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहा है। तो आप लिखोगे यह लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? तो यहाँ पर नेपोलियन के बाद के टाइम में क्या क्या परिवर्तन हुए थे यूरोप में, वो हमें बताने हैं। इसका आंसर मैं दिखा देती हूँ। तो फोर्थ का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे। देखो थोड़ा बड़ा आंसर है, 10th क्लास में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बड़ा आंसर लिखो, नहीं तो 5 नंबर में से वही 1-2 नंबर मिलेंगे आपको। और 10th क्लास में परसेंटेज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि परसेंटेज के बेस पे ही आपको साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट 11th क्लास में दिए जाते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े आंसर्स लिखना और अच्छे अच्छे नंबर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा फोर्थ का आंसर होगा नेपोलियन के युग के उपरांत 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित थी। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया और उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाकर एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्रीय राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। कुल मिला के इसके अंदर यूरोप पूरा जागृत हो गया था और यूरोप के अंदर अब राजतंत्र को हटाकर लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। कुल मिलाकर ये सारे, इसका जितना भी सार है वो ये है। ठीक है, तो यूरोप में इस तरीके से लोकतंत्र का उदय हुआ था। तो आज की वर्कशीट में एसएसटी वाली में सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और आई होप ये आपको जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। थैंक यू।